Hello students and welcome again to English literature session which is named today literary terms made easy. Students आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी गई है आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट. हु इन्वेंटेड द टर्म absurd. सबसे पहले हमारा जो टाइटल चल रहा है स्टूडेंट्स लिटरेरी टर्म मेड इजी में, वो है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर. यानी एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में क्या है हम जानेंगे. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे, वो है कि हु इन्वेंटेड द टर्म एब्सर्ड. एब्सर्ड का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास या किसी तरह की फालतू की बातें, बेकार की बातें. यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं मूर्खता भरी बातें. तो जो टर्म है ये एब्सर्ड, ये किसने दी है? एल्बर्ट कैमस ने. हाँ, और कहाँ से लिया गया इसको? ड्राफ्ट फ्रॉम द मिथ ऑफ सिसिफस. यानी आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इन्वेंटेड द टर्म एब्सर्ड, तो आपका आंसर रहना चाहिए एल्बर्ट कैमस. और उन्होंने कौन सी बुक में से ड्रॉ किया है? तो द मिथ ऑफ सिसिफस. अगर इसका ओरिजिन बुक पूछा जाए तो मिथ ऑफ सिसिफस, और जो इसको ओरिजिनेट करने वाले हैं वो कौन है आपके? एल्बर्ट कैमस. ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखिए इसमें स्टूडेंट्स, हु पॉपुलराइज. फर्स्ट में देखिए इन्वेंटेड था, यहाँ पे आपका है हु पॉपुलराइज द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड. देखिए टर्म जो है एब्सर्ड है और थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. आपको ध्यान रखना है. एब्सर्ड की बात आती है तो किसने इन्वेंट किया टर्म को? एल्बर्ट कैमस ने. और अगर पॉपुलराइज की बात करते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसने डेवलप किया था, पॉपुलराइज किया था, डेवलप भी आ सकता है, तो है आपका मार्टिन एस्लिन. मार्टिन एस्लिन. ये देखिए जो आपका एब्सर्ड टर्म है 2007-11 में जो वेरियस टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आया हुआ है. और जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है किसने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, वो आपका 2006 में, और भी काफ़ी बार आया होगा. यानी मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को मार्टिन एस्लिन ने पॉपुलराइज किया. यानी एब्सर्ड टर्म को थिएटर में लेके आने वाले कौन है? मार्टिन एस्लिन, यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, व्हाट डज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्डिज्म भी बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेज. क्या पोर्ट्रे करता है, क्या हमारे सामने लेके आता है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्डिज्म, इट पोर्ट्रेज द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन. पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद की जो जनरेशन है उसका जो डिसइल्यूजनमेंट है, डिसइल्यूजनमेंट का मतलब स्टूडेंट भ्रम, किसी तरह का भ्रम या उलझन भरी बातें, उसको प्रेजेंट करता है, उसको डिस्प्ले करता है, उसको पोर्ट्रेज करता है. तो ध्यान रखना है कि एब्सर्डिज्म जो जनरली है ना, पोस्ट वार जनरेशन से जुड़ा हुआ टर्म है. तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, द टर्म लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड रेफर्स टू द वर्क्स इन ड्रामा एंड फिक्शन. ड्रामा फिक्शन दोनों में वर्क है. रिटन मोस्टली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स, दोनों युद्ध के बाद की बात है. अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन लाइफ इज मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड. यानी इनके अकॉर्डिंग जो है ना लाइफ है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई महत्व नहीं है, एब्सर्ड है, मूर्खता से भरी है. एंड रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ लिटरेचर इन एन इक्वली एब्सर्ड मैनर. और ये प्रेजेंट करता है लिटरेचर को एक उसी तरह से एब्सर्ड मैनर में. तो आपको ध्यान रखना कि वर्ल्ड जो वार हो गए दोनों, उनके बाद का इसमें, यानी 1914 में हुआ था फर्स्ट, और सेकेंड 1945 में हुआ था. उसके बाद का जो इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है किस तरह से उसने जो एब्सर्डिज्म है ह्यूमन लाइफ को क्या मानता है, मीनिंगलेस मानता है और एब्सर्ड मानता है. तो लाइकवाइज नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हु आर द मेजर प्रैक्टिशनर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. तो इस तरह के कंसेप्ट से जुड़े कुछ मेजर प्रैक्टिशनर की हम बात करते हैं तो कौन कौन है. तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका सैमुअल बेकेट, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए कितनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी रही एग्जाम्स में, अगर आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है. 2009 में, 11 में और 17 में भी इसको पूछा गया है, 17 में भी इसको पूछा गया है. तो देखिए जो कई तरह से क्वेश्चन निकलते हैं कि मेजर प्रैक्टिस की बात करें तो सैमुअल बेकेट है, जिनके कुछ मेजर वर्क्स है. वेटिंग फॉर गोडोट 1953 में आया और एंड गेम 1957 में आया. तो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, जो पूरा ही एब्सर्डिज्म पे है कि इंतजार कर रहे होते हैं, किसका इंतजार कर रहे होते हैं? किसी का नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है सैमुअल बेकेट, यानी वो गोडोट का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आता है. जनरली ये पूरा का पूरा आपका एब्सर्डिज्म पे होता है. ऐसे एंड गेम है 1957 में आया है. जो सेकंड इसके मेजर माने जाते हैं प्रैक्टिशनर, वो है जीन जेनेट, और इनके जो वर्क है बालकनी एंड द ब्लैक्स
हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है 958 में। डम वेटर है द केयरटेकर, इसी के अराउंड ये लिखे गए हैं। और एडवर्ड एल्बी भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जूस स्टोरी, सैंडबॉक्स और द अमेरिकन ड्रीम 1960 में। और हु एफ्रेड ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एडवर्ड एल्बी का। आपको लर्न करना है तो इसके लिए एक तरीका है पबजी, यानी जो पबजी खेलते हैं वो एब्सर्ड होते हैं। पी से आपका क्या कर सकते हैं पिंटर, हैरोल्ड पिंटर, ए से एल्बी यानी एडवर्ड एल्बी, और बी से आप कर सकते हैं उसको सैमुअल बेकेट, और जी से कहते हैं जिन जेनेट। तो पबजी से आप इस चारों वर्ड्स को आप याद रख सकते हो। मेजर प्रैक्टिस ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये हमने पहले 4 क्वेश्चन जो किए हैं पॉइंट किए हैं, हमने किसके बारे में किए, एब्सर्ड लिटरेचर रिकैप कर लेते हैं। तो ये टर्म एब्सर्ड टर्म किसने दी है, एल्बर्ट कैमस ने, और पॉपुलराइज किया है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म किसने दी है, मार्टिन इजलिन ने। थिएटर ऑफ एब्सर्ड एब्सिज्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पोस्ट जो वॉर है जनरेशन, उसका डिसइल्यूजनमेंट यानी उसका भ्रम जो है वो किस भ्रम में रहते हैं उसको प्रेजेंट करता है। और मेजर प्रैक्टिस में हमारे आगे पबजी यानी बेकेट, जेनेट, पिंटर और एल्ब्यूरिन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपको ध्यान रखने हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि जो एब्सर्डिज्म है उसमें क्या होता है, टोटली मीनिंगलेस माना जाता है ह्यूमन लाइफ को, और एब्सर्ड माना जाता है। सेकंड जो टर्म हमारा स्टूडेंट्स देखिए जुड़ा है, जो हम देख रहे हैं एब्सर्डिज्म के बाद हमारा एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है एलिगरी का मतलब, कि कोई भी चीज़ हमने बोली उसका मीनिंग अदरवाइज निकलता है, दूसरे वे से निकलता है। यानी देखिए द टर्म एलिगरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो ग्रीक वर्ड है एलिगोरिया, वहाँ से जिसका इसका मीनिंग रहता है स्पीकिंग अदरवाइज, यानी बोल रहा है कुछ निकल रहा है मतलब कुछ, यानी प्रतीकात्मक सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म और एलिगरी वैसे अलग है, लेकिन इसमें सिम्बोलिज्म से यूज़ किया जाता है। एलिगरी का मतलब होता है स्पीकिंग अदरवाइज, मतलब आप बोल कुछ रहे हैं उसका मतलब दूसरा जा रहा है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक टर्म से एलिगोरिया। नेक्स्ट जो हमारा देखिए टर्म सेंस, व्हाट इज एन एलिगोरी, क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नरेटिव इन प्रोज एंड वर्स। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा उसका है कि एलिगोरी प्रोज में होती है वर्स में होती है, तो दोनों में होती है। दैट कैन हैव प्राइमरी मीनिंग एज वेल एज सेकेंडरी मीनिंग एट द सेम टाइम। इसके 2 मीनिंग होते हैं, मैंने बताया आपको, प्राइमरी मीनिंग और सेकेंडरी मीनिंग। तो हम हमारे सामने प्रेजेंट किया था तो उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग सेम टाइम इनके निकलते हैं, प्रोज और वर्स दोनों में यूज हो सकता है। आगे 7 पे देखिए स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट जो था हमने देखा एलिगोरी। अब व्हाट आर द मास्टरपीस ऑफ एलिगोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया, 7 में, 8 में, 9 में, 7 और 9 में। और व्हाट आर द मास्टरपीसेस एलिगोरी, मास्टरपीस क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वर्ल्ड फेमस एलिगोरी कौन कौन सी है। तो देखिए जिनमें डेंटे की डिवाइन कॉमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आती है, फिर चौसर्स हाउस ऑफ फेम है, और विलियम लैंगलैंड का पायस प्लोमैन है, और मोरलिटी प्ले एवरी मैन है। ये सबसे पहला जो मोरलिटी प्ले आता है वो एवरी मैन है, और पायस प्लोमैन और हाउस ऑफ फेम और डिवाइन कॉमेडी। डेंटे की डिवाइन कॉमेडी इसका प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है एलिगोरी का। तो आपको ध्यान रखना दिस इज अ मास्टरपीस में एलिगोरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, व्हाट आर द मेजर प्रैक्टिस ऑफ दिस टर्म, इस टर्म को मेजर प्रैक्टिस करने वाले कौन कौन से हैं। तो देखा हमने बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस ऑल्सो कंसिडर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मेजर एलिगोरी। तो देखिए एक तो हो गया हमारा पिलग्रिम प्रोग्रेस, और एक है डिवाइन कॉमेडी, और एक फेरी क्वीन, ये 3 मेजर में आते हैं, फेरी क्वीन, पिलग्रिम प्रोग्रेस और डिवाइन कॉमेडी। स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स ऑल्सो एलिगोरी, हार्डी का जो डेंस्ट है, और किड्स का ऑटो ऑटो में। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपको 3 या 4 दे देंगे, उन्हें पूछ लेंगे कौन सा इनमें से एलिगोरी वर्क है कौन सा नहीं है। तो आपको मोड मोड ध्यान रखना है, पिलग्रिम प्रोग्रेस, डिवाइन कॉमेडी, फेरी क्वीन, गुलिवर ट्रेवल्स, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है। किड्स का ऑटो ऑटम भी इसी कैटेगरी में आता है, डांस्ड, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया वो 4 ही हैं, ये अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, जनरली इनसे क्वेश्चन निकल ही आता है। अगले पॉइंट पे जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए वो है हमारा एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इनको हमें अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक ही सिस्टम से, एक ही डिक्शन से जुड़े हैं। मतलब कहने का इनका फंक्शन नियर अबाउट सेम ही होता है। देखिए एलिट्रेशन की हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी व्हाट इज एलिट्रेशन, क्या होता है, तो इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, इट यूजुअली अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट की जो रिपीट होती है, जो साउंड होती है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, वो आपका एलिट्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने निकाला है कि स्वीट साइलेंट कुबला खान,
कुबला और खान में देखिए के हैं, स्वीट में एस है, साइलेंट में एस है। जो पहला लेटर है वो सिमिलर आइडेंटिकल लेटर है, कॉन्सोनेंट होगा, ध्यान रखना आपको, वोवल नहीं होगा। तो वो क्या है, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन में एक चीज़ को ध्यान रखनी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस। पहले आप एक कॉन्सोनेंस को देखिए। कॉन्सोनेंस जनरली होता क्या स्टूडेंट्स, रिपीटिशन तो होता है लेटर का लेकिन साउंड का, लेकिन वो कॉन्सोनेंट में होता है। और फ़र्क क्या है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में, देखिए हमारा क्या है, कॉन्सोनेंस को देखिए पहले होता क्या है, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट बट विद अ चेंज इन द इंटरवीनिंग वोवल्स। जो इंटरवीनिंग वोवल्स होते हैं उसके अंदर, जो उस अल्फ़ाबेट के बाद जो आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट उसके बाद जो वोवल आते हैं ना, उसमें एक चेंज होता है, वोवल शिफ्ट होता है, वोवल चेंज होता है। तो देखिए लिव लव, यानी एल तो सेम है दोनों में, और ये देखिए आई से क्या बन रहा है, ओ ओ, यानी आई भी वोवल है और ओ भी हमारा वोवल है। जैसे देखिए पीटर से पैटर, पीटर में पी आई पी ए टी ई आर, पीटर से क्या बन रहा है, पैटर। ऐसे देखिए रीडर से क्या बन रहा है, राइडर, यानी ई से क्या बन रहा है, आई। तो एलिट्रेशन और जो हमारा कॉन्सोनेंस में इसमें क्या फ़र्क है, इसमें वोवल बदल रहा है। देखिए लिव से लव हो रहा है, पीटर से पैटर हो रहा है, रीडर से राइडर हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा नोटिस देंगे तो क्या आएगा आपको, कि जो आपका ये है स्वीट से साइलेंट बन रहा है, लेकिन ये सब एस डब्ल्यू कोई वोवल नहीं है। ऐसे कुबला में के यू तो वोवल है, लेकिन खान में के एच वोवल नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जो आपका शिफ्ट है वोवल का, वो चेंज होता है किसमें, कॉन्सोनेंस में होता है, इंटरवीनिंग ऑफ वोवल साउंड, यानी इंटरवीनिंग होता है वोवल्स का, चेंज इन द इंटरवीनिंग वोवल्स। ठीक है, कई बार एक एग्जांपल कॉन्सोनेंट और एलिट्रेशन दोनों का ही हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि कुबला खान में वो दोनों का एग्जांपल हम मान सकते हैं, कुबला खान, तो वहाँ पे भी एक वोवल चेंज हो रहा है। लेकिन जनरली एलिट्रेशन का प्राइम एग्जांपल होगा, वहाँ पे आपका वोवल जो है वो इंटरवीनिंग वोवल जो है वो चेंज इन द इंटरवीनिंग वोवल नहीं होता, जब कॉन्सोनेंस में होता है, एलिट्रेशन में नहीं होता है। तो ये कुछ आपको प्राइम एग्जांपल ध्यान रखने हैं, लिव लव, पीटर पैटर, रीडर राइडर। और एलिट्रेशन का तो कुछ भी हो सकता है, पहला लेटर रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है, हेलो हाउ ऐसे करके जैसे हम बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन। तो देखिए कॉन्सोनेंस के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में आपका पूछा जा चुका है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी नेट निकल के ही आ जाता है। उसके बाद देखिए एजोनेंस क्या है, एजोनेंस इससे डिफरेंट है थोड़ा। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल साउंड्स स्पेशली इन स्ट्रेस सिलेबल्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। स्ट्रेस लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो इस पर थोड़ा हमें ध्यान देना है। देखो पहचानना कैसे है, वोवल साउंड की रिपीटिशन होती है आइडेंटिकल और सिमिलर, यानी आइडेंटिकल और सिमिलर। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ओड ऑन ग्रीशियन रन में एक लाइन देखिए, स्टार्टिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन है, ओड ऑन ग्रीशियन रन बाय किड्स, दाउ स्टिल अनरेविस प्राइड ऑफ क्वाइटनेस। देखिए स्टिल आई की लॉन्ग लंबी आवाज़ आ रही है, अनरेविस्ड स्टिल अनरेविस्ड आई फिर यहाँ पे आ रहा है, ब्राइड क्वाइटनेस, क्वाइट ब्राइड अनरेविस स्टिल। तो इस तरह जो साउंड आइडेंटिकल साउंड आपकी आ रही है, ये सभी क्या है, एजोनेंस है। द फोस्टर चाइल्ड, इसी सेकेंड लाइन देखिए, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, टाइम में आ रहा है आपका, साइलेंस में आ रहा है, चाइल्ड में आ रहा है। तो ये देखिए आपका आइडेंटिकल साउंड है एजोनेंस में। कई बार एक एग्जांपल एजोनेंस कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में मिक्सअप हो सकता है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसका जो साउंड शिफ्ट कैसे हो रहा है, उस पर आपको ध्यान रखना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट समझाते हैं, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी जो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, होता है अस्पष्टता, यानी ये भी कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एन एम्बिग्यूटी। तो देखिए मल्टीपल मीनिंग होते हैं कि वर्ड के, समझ में नहीं आता कौन सा लें हम। तो एम्बिग्यूटी रेफर्स टू ए फॉल्टी और ए वैग एक्सप्रेशन विच गिव्स ए अनक्लियर मीनिंग। एक वैग का मतलब होता है स्पष्ट एक्सप्रेशन होता है, फॉल्टी होता है जिसका हमें क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आता कि हम किस सेंस में उसको ले, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो मल्टीपल मीनिंग वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, एम्बिग्यूटी होता है, एम्बिग्यूशियस होती है स्टेटमेंट। ऐसी जनरली ऐसे स्टेटमेंट में हम मतलब नहीं निकाल पाते कि इसका मतलब क्या ले पाएँ। तो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेयर डिड इट्स ओरिजिन टेक प्लेस, कहाँ से एम्बिग्यूटी आएगी। तो विलियम एम्सन का एक वर्क है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, बहुत बार एग्जाम से पूछा स्टूडेंट्स से कि 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी जो है किसने लिखी, विलियम एम्सन ने 1930 में लिखी। और इसमें पूछा जाए कि जो टर्म है एम्बिग्यूटी का जन्म कहाँ से हुआ था, इसी बुक से 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी से।
तो जैसे एग्जाम्पल के देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ए थर्ड ग्रेड टीचर। तो यहाँ पे हमें थर्ड ग्रेड टीचर के दो मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि वो उसकी पोस्ट है वो थर्ड ग्रेड है, या फिर ये हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो थर्ड ग्रेड है। तो थर्ड ग्रेड हमें पता नहीं वो किसको रेफर कर रहा है, तो ये कहना गलत होगा, ये जो थर्ड ग्रेड टीचर, क्योंकि एम्बिग्यूटी है। ये हमें कई बार पॉजिटिव का नेगेटिव मीनिंग देता है, कई बार नेगेटिव से पॉजिटिव मीनिंग भी बना देता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको लिटरेचर में मिल जाएंगे इससे जुड़े एम्बिग्यूटी से। अगला जो वर्ड है आर्किज्म। आर्किज्म जो टर्म है वो क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स इसका, कोई भी पुराने वर्ड्स का यूज। आर्क का मतलब होता है प्राचीन, एक रूट होता है आर्क। व्हाट इज आर्किज्म? तो मीन्स द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट इन कॉमन स्पीच, जो अब निकल गए हैं, अब यूज़ नहीं होते। बहुत से वर्ड आप पोइट्री में देखिए, दाई, दी, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो जनरली अब आपके डिक्शनरी से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो पहले पोइट्री में यूज होते थे। जैसे बिना वोवल के जो वर्ड्स हैं आजकल यूज नहीं होते, लेकिन पहले की पोइट्री में यूज होते थे। अगला जो टर्म है इसमें देखिए कार्प डिम। तो कार्प डिम का मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स का? कार्प डिम ये एक जो वर्ड है स्टूडेंट्स, एक लैटिन फ्रेज है, और जिसका मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी है उसको रोक देना, एक उसको ख़त्म, मतलब हो सकता है कि जल्दी से ख़त्म करना, सीज द डे, यानी उसको एक ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश करना। तो जिस कार्प डिम रेफर टू सीज द डे। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टर्म, क्या है? इट इज़ लैटिन फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ होरेस ओड्स। होरेस की ओड से निकला है ये कार्प डिम, यानी लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन पोइट्री से निकला है। इन विच टाइप पोइट्री इज फाउंड? तो स्पेशली इन लिरिकल पोइट्री में आपको कार्प डिम यानी सीज द डे। तो इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स पूछा था उसका। देखिए 2006 में, 13 में, 15 में, 17 में बहुत बार इसको कार्pe diem को पूछा गया है। तो कार्pe diem का मीनिंग क्या है? सीज द डे। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे और देखो कैसा उठ सकता है। व्हाट आर द फीचर ऑफ कार्pe diem? तो स्पीकर इन दिस टाइप ऑफ पोएम एम्फेसाइज द लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, कि भाग रहा है, ज़िंदगी छोटी, टाइम भाग रहा है, जल्दी से कुछ कर लो, कर रहे हैं। यानी ऐसे जो वर्क्स होते हैं जो एक ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश होती है, एक ही टाइम में जिसको फिनिश करने की कोशिश की जाती है, यानी कहा जाता है कि वो काम ऐसे लोग जल्दबाजी करते हैं और उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं तुरंत, होता है कार्pe diem। कार्pe diem भी बोलते हैं इसको। और व्हाट आर द मेजर प्रैक्टिसेस? कौन इसका फेरी क्वीन इसका एग्जांपल है, जो 1590 से 96 के बीच में पब्लिश हुआ स्टेंस, और एंड्रू मार्बर का टू को हिज मिस्ट्रेस 1681 में। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स एस्थेटिक मोमेंट। एस्थेटिक मोमेंट मतलब सौंदर्य बोध से जुड़ा है। तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एस्थेटिक मोमेंट? का मोटो क्या है? तो स्टूडेंट्स देखिए, एस्थेटिक जो मोमेंट है वो क्या है, ब्यूटीनेस पे जोर देता है। तो ये आर्ट फॉर आर्ट से किसका मोटो है, जिसका जो एक लैटिन फ्रेज है, एल आर्ट पोर्ट्स आई आर्ट, एल आर्ट पोर्ट्स आई आर्ट। और ये टर्म है, ये स्लोगन है, किसने कोइन किया? विक्टर कजिन ने। कई बार आता है ये कि आर्ट फॉर आर्ट से, यानी एल आर्ट फॉर आर्ट, ये लैटिन में वर्ड है। ये किसने इन्वेंट किया है, किसने स्लोगन कोइन किया है? विक्टर, फ्रेंच है ये, विक्टर कजिन ने। विक्टर कजिन ये फ्रेंच फिलोसफर है, विक्टर कजिन, उन्होंने ये टर्म दी है आर्ट फॉर आर्ट से। किसका? आर्ट फॉर आर्ट से तो इंग्लिश में लिटरेरी मीनिंग है, लेकिन ये इनका जो उस फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, फ्रेंच में, सॉरी ग्रीक में नहीं है, एल आर्ट फॉर आई आर्ट। कई बार पूछ लेते हैं, एल आर्ट फॉर आई आर्ट मीनिंग क्या है? आर्ट फॉर आर्ट सेक। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक जो आपका है एस्थेटिक मूवमेंट है, किसके अगेंस्ट था? आर्ट फॉर लाइफ सेक। और फादर ऑफ एस्थेटिज्म किसको माना जाता है? ऑस्कर वाइल्डे को। तो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जो आपका आर्ट फॉर आर्ट सेक है वो तो जुड़ा है कि जो कला है वो कला के लिए बनी, लेकिन आर्ट फॉर लाइफ सेक वो मानते हैं कला जीवन के लिए। जैसे मैथ्यू अर्नल्ड वगैरह कुछ ऐसे थे, जॉन रस्किन थे, वो इसको मानते थे आर्ट फॉर लाइफ सेक को। What does this moment focus on क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट्री, ब्यूटी इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, की सब जगह ब्यूटी तलाशनी है, ना कि यूजफुलनेस ढूंढनी है। वो इस मोमेंट ये जोर देता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ दिस। आइडिया किसने दिया? ये आइडिया प्रपोज किसने किया? जर्मन फिलोसफर इमानुएल कांट। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, किसका ये आइडिया है एस्थेटिज्म? इमानुएल कांट। इमानुएल कांट इन्होंने दिया है, जर्मन फिलोसफर है ये आइडिया इसके बारे में। और फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? इन फ्रांस से। और डेवलप बाय बोल्डेयर ने दिया इसको, फ्लावर्ट और मैलरेम। मैलरमे, ये तीन लोग हैं, बोल्डेयर, ठीक है, बोडलेयर, फ्लावर्ट और मैलरमे, ये फ्रांस के कुछ ऑथर्स हैं, इन्होंने डेवलप किया इसको। और इसके बाद देखिए व्हाट आर द मेजर प्रैक्टिशनर कौन है इसके? देखिए 2007 में आए AC स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड और वाल्टर पेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिज्म में जुड़े मेजर कौन कौन फिगर है? AC स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड और वाल्टर पेटर।
ठीक है, ध्यान रखना, स्विनबर्न, वाइल्डे और पेटर। इसके बाद हु इंट्रोड्यूस द व्यू द फ्रेंच एस्थेटिज्म, फ्रेंच में इस एस्थेटिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, वो थे आपके वाल्टर पेटर। देखो वाल्टर पेटर ने इसको फ्रेंच एस्थेटिज्म का जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोड्यूस किया एस्थेटिज्म किसने, वाल्टर पेटर ने। और इसके मेजर प्रोफाउंडर माने जाते हैं वाल्टर पेटर, एसी स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्डे। और देखिए आर्ट फॉर लाइफ सेक का जो इसके अगेंस्ट था, आर्ट फॉर लाइफ सेक का क्या मोटो था कि ज़िंदगी है वो ज़िंदगी, जो कला है वो ज़िंदगी के लिए यूजफुल होती है। और इसके जो मेजर जो प्रोफाउंडर थे, थॉमस कार्लेल, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉन रस्किन। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रस्किन, आर्नोल्ड और कार्लेल। ठीक है, रस और आर्नोल्ड, ये तीनों हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक, एसी स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, और वाल्टर पेटर, ये क्या आपके मेजर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हर तरह के एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आया। इसको कम से कम आप 2-3 टाइम रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी, इनको किसी तरह रिलेट करके हमें लर्न करना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट टर्म्स के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।